हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले संधि की परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो जो दो वर्ण हैं जिनका मेल होने से विकार उत्पन्न होता है, वे वर्ण यदि स्वर होते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं, और यदि उन दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण या दोनों वर्ण व्यंजन हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसको हम एक तरीके के माध्यम से यूँ सीख सकते हैं। जब व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है या स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि तीन तरह की होती है। नंबर एक, व्यंजन के साथ स्वर मिलाने से जो परिवर्तन होता है, और नंबर दो, स्वर के साथ व्यंजन मिलाने से जो परिवर्तन होता है, और नंबर तीन है व्यंजन के साथ व्यंजन मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब यदि हम ये देखें, व्यंजन के साथ स्वर मिलाएं, जगत जमा ईश शब्द है, तय में ये व्यंजन है और ये स्वर है। व्यंजन और स्वर का मेल करेंगे तो जो बनेगा जगदीश, ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। इसी तरह से स्वर का और व्यंजन का, मान लो मैंने लिख दिया अभी और यहाँ सेक लिख दिया, और इन दोनों से मिलके अभिषेक, जो ये शय इस शय की जगह ये शय आया, परिवर्तन हुआ, तो स्वर का भय में ई मिला हुआ है, यहाँ से है व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। ठीक इसी प्रकार से मान लो व्यंजन और व्यंजन, मतलब जगत और नाथ लिख दें, यहाँ भी व्यंजन और यहाँ भी व्यंजन, इन दोनों को मिलाएंगे जगन्नाथ बनेगा। तो ये सब जो हैं व्यंजन संधि के उदाहरण हुए। और ये कैसे कैसे बदलाव आया इनमें, ये हम नियमों में पढ़ेंगे। तो आइए हम इसके नियम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो नियम है, कै, चै, टै, तै और पै, मतलब वर्णमाला में जो वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका जो पहला जो वर्ण है, व्यंजन है, उनका तीसरा वर्ण बन जाता है। पहला नियम क्या है, यदि इनमें से कोई एक आता है और इनके बाद कोई भी स्वर आ जाता है, या किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। तीसरा चौथा वर्ण कौन से, मान ले कवर्ग के हैं ग और घ, इसी तरह से चवर्ग में है च, छ, ज और झ, तीसरा चौथा वर्ण हो गए। इस तरह से सभी वर्गों के में से तीसरा और चौथा वर्ण किसी भी वर्ग का आ जाए, या य, र, ल और वै, इनमें से कोई आ जाता है, तो इनके स्थान पर, मतलब कै, चै, टै, तै, पै के स्थान पर क्या हो जाएगा, कै का तो गै बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा। चै का तीसरा वर्ण जय है, टै का डै बन जाएगा, तै का दै बन जाएगा, और पै का बै बन जाएगा। पहला वर्ण
का तीसरा वर्ण बन जाता है। कब बन जाता है? जब उसके बाद कोई स्वर हो या तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या य र ल व में से कोई आ जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं ये लिख दूं अच जमा अंत लिख दिया तो च के बाद स्वर आ गया, जय बन जाएगा च का, तो इसका हो जाएगा अजंत। इसी तरह से मान लो मैंने लिख दिया शब्द उत जमा घाटन, शब्द लिख दिया तो तय के बाद चौथा वर्ण आ गया किसी भी वर्ग का, तो क्या हो जाएगा? तय का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तय हो जाएगा उद्घाटन। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से दूसरा नियम बनता है जो क च ट त प के तीसरा वर्ण बन जाता था, उसी तरह से इनका पांचवा वर्ण भी बन जाता है। पांचवा वर्ण कब बन जाता है? जब इनके बाद न या मैं आ जाए। इनके बाद न या मैं आ जाता है तो क का पांचवा वर्ण अंग बन जाएगा, च का ये बन जाएगा, ट का न बन जाएगा, त का न बन जाएगा और प का मैं बन जाएगा। पांचवा वर्ण बन जाता है। पांचवा वर्ण कब बन जाता है? जब क च ट त प के बाद न और मैं आ जाते हैं। जैसे उत जमा नति लिख दिया, अब तय तय के बाद न आएगा तो तय का पांचवा वर्ण तय थ द ध न, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा? न बन जाएगा। उ न ति, उन्नति। इसी तरह से सत जमा मति है, मान लो मैं आ गया तो तय के बाद यदि मैं आ जाता है, क च ट त प के बाद यदि मैं आ जाता है तो तय का न बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा सन्मति। इस तरह से ये हो गया दूसरा नियम। तो क च ट त प इनका तीसरा वर्ण भी बन जाता है और इनका पांचवा वर्ण भी बन जाता है। कैसे बन जाता है ये हमने अभी सीखा है। अब तय का नियम पढ़ेंगे। तीसरा जो नियम है तय का नियम। तय का नियम जो है, इसके तय के बाद मान लो लय आ जाता है तो तय का लय बन जाता है। तय का लय बन जाता है। तय के बाद जय आ जाए तो तय का क्या बन जाएगा? जय बन जाएगा। तय के बाद मान लो च आ जाए तो तय का च बन जाएगा। तय के बाद ट आ जाए तो तय का ट बन जाएगा। और तय के बाद यदि छ आ जाता है तो तय को च और छ को छ के छ। तय के बाद यदि श आ जाता है तो तय को तो च हो जाता है और श को छ हो जाता है, मतलब ये रूप बन जाता है। अब हम इसका एक एक उदाहरण पढ़ेंगे। मान लिया हमने तय जमा लय का है, उत जमा लेख ये है। तय के बाद लय आया तो तय का लय हो जाएगा, लेख ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से तय के बाद जय आ जाता है, मान लो सत्य जमा जन है तो क्या हो जाएगा? तय का जय हो जाएगा सज्जन। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है, पेपर में कई बार आता है, उत जमा जबल। या तो
संधि विच्छेद दिया हुआ होता है उसकी संधि करनी। तो अब इसकी संधि करेंगे, तय का जय बना देंगे, क्योंकि तय के बाद जय आ जाता है तो जय बन जाता है तय का। तो उ जय जय व लय, ध्यान देंगे यहाँ दोनों जय आधे आएंगे, क्योंकि तय आधा था, इस आधे की जगह तय की जगह आधा जय बन जाएगा और अगला आधा जय था ही। बच्चे अक्सर यहाँ बहुत गलती करते हैं, यहाँ पूरा जय लिख देते हैं। पेपर में कई बार आता है उज्ज्वल, इसकी संधि विच्छेद कीजिए, तो हमने ये करनी है। इसी तरह से मान लो उत्जमाचारण शब्द है, अब चय तय के बाद चय आ गया तो तय का भी चय हो जाएगा, उच्चारण ऐसे बन जाएगा। इसी तरह से तय के बाद तय आ जाता है, मान लो तत् ले लेते हैं टीका, तट टीका बनेगी, इस तय का टय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तट्टिका, तट्टिका ऐसे बन जाएगा। और जैसे ये है उत्जमा श्वास ले लेते हैं, एक उदाहरण है, तो उत्जमा श्वास, यहाँ तय के बाद शय आया हुआ है तो तय का तो हो जाएगा चय और इसका हो जाएगा छय, आधा है तो आधा हो जाएगा उच्छ्वास। इस तरह से ये उदाहरण इसके बनेंगे। ये तय के नियम थे। और इसी तरह से जो अगला नियम बनता है व्यंजन संधि का, उसमें हम मैं का नियम ले लेते हैं। मैं के बाद कोई व्यंजन आ जाता है तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, मैं को अनुस्वार हो जाता है। कहने की बात ये है, उदाहरण के लिए जैसे समजमा वाद है, तो हम मैं के बाद व आ गया तो इस मैं को अनुस्वार हो जाएगा संवाद, संसार, समजमा सार। इस तरह से ये जो है मैं का क्या बन जाएगा, अनुस्वार, सह के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा संसार। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, मैं के बाद मैं ही आ जाता है तो फिर अनुस्वार नहीं बनता, फिर वो यूं का यूं रह जाता है। उदाहरण के लिए जैसे समजमा मिलन है या मेलन है, मिलन लिख दिया चलो मैंने, तो इसका बन जाएगा सम्मिलन। इस तरह से सम्मिलन। और समजमा मेलन हो तो हम कर देंगे पहले सम्मेलन, फिर ऐसे इस तरह से लिख देंगे। ये मैं के नियम थे। इसी तरह से एक न है, न को व्यंजन संधि में अणह हो जाता है, न को अणह हो जाता है। कैसे हो जाता है, यदि री, रे और शय इनके बाद न आता है तो न को अणह हो जाएगा। जैसे री जमा न, तो इसका क्या बन जाएगा, ऋण। जैसे एक शय का ले लेते हैं, मान लो हमने लिख दिया भूष जमा न, तो यहाँ हम लिखेंगे भूषण, न का अणह बना देंगे। न को न का नियम है। इसी तरह से आगे जो है स को स हो जाता है, जो दंते वाला स है, सलेट वाला स है, इसको श पे वाला हो जाता है, मूर्धन्य हो जाता है। इसमें श को श कैसे होता है, यदि श से पहले यहाँ ए आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाता है, ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाता है,
जैसे मान लो मैंने लिख दिया वी जमा सम, तो यहाँ से पहले कोई स्वर आएगा, वह में ई मिला हुआ है, ध्यान रहे ए या आ नहीं आना चाहिए, तो ई मिला हुआ है, स्वर और से का मिल से से को शय हो जाता है, षटकोण वाला से हो जाता है, तो विषम ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह से एक छः का भी नियम बनता है। छः का नियम क्या बनता है, यदि छः से पहले कोई स्वर हो, यदि छः से पहले कोई स्वर हो तो ये रूप बन जाता है। जैसे वी जमा छेद है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, छः से पहले स्वर है ई, तो हम इसको ये इस तरह लिखेंगे, वी जमा छेद विच्छेद। कई बार पेपर में आता है संधि जमा छेद, इसका संधि करो, इसका संधि क्या बन जाएगा, छः से पहले स्वर आया हुआ ई, तो इसका मतलब हो जाएगा संधि राधा छेद, संधि छेद, इस तरह से हम बना देंगे। तो ये हमने व्यंजन संधि के कुछ नियम, महत्वपूर्ण नियम पढ़े हैं। इनको आप अभ्यास के द्वारा और भी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और हम कल जो है विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में यदि कोई शंका रहती है तो आप कल पूछेंगे। ओके, थैंक्स।